छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का 5वां पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं विनय शर्मा। विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। विनय शर्मा की अधिकांश रचनाएं उनके अनुभवों पर आधारित है। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन आदि। तो प्रस्तुत पाठ गोवा जैसा मैंने देखा, इसमें गोवा के लिए लेखक सपरिवार गए थे। वहाँ की आबो हवा, प्राकृतिक वातावरण, समंदर के यहाँ होने वाले सुंदर सुंदर बीच, गोवा की जीवन शैली, गोवा की संस्कृत धरातल आदि का मनोरम वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो चलो आज देख लेते हैं गोवा जैसा मैंने देखा, लेखक विनय शर्मा। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित होता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालेम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को
पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम घर आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है, यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7-8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उतला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में आनंद आता है।
आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थीं, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपने सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो की लिंक आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।